Hello, Pharma aspirants. Welcome to my channel Pharma Exam Circle. Pharma MCQ चैलेंज में आपका स्वागत है। जीपैट नए प्रोडक्ट इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन है। और देखिए इन क्वेश्चंस, इन एमसीक्यूज में से कितना आप करेक्ट कर पाते हैं। टेस्ट योर नॉलेज विथ अस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज प्रीफर्ड फॉर acute asthma attack due to rapid bronchodilation? Option A, salbutamol. Option B, propranolol. Option C, atenolol. Option D, verapamil. You have 3 seconds time. You can comment your answer in comment box. Let's check how many of you get correct. So the correct answer is option A, salbutamol. Why salbutamol? Salbutamol is beta 2 agonist and it is short acting drug. And here it is asked, question is asked, acute asthma attack. So in explanation we will see there साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल क्या है? तो साल्ब्यूटामॉल है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यानी साबा। ओके, और स्टिमुलेट करता है बीटा 2 रिसेप्टर को। सो ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो होता है उसका ब्रोंकोडाइलेशन करता है। फर्स्ट लाइन रिलीवर ड्रग है और एक्यूट अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस है। तो इधर देखिए एग्जाम टिक में साल्ब्यूटामॉल, साल्ब्यूटामॉल जो होता है तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देता है, ब्रोंकोडाइलेशन कराता है और मिनट्स में उसका एक्शन आता है और ड्रग ऑफ चॉइस में एक्यूट अस्थमा अटैक में। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज साल्ब्यूटामॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस improve flow property and compressibility of powder in tablet manufacturing? Option A, levitation. Option B, granulation. Option C, sublimation. Option D, distillation. अगर आपको इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता है, आप कमेंट में कमेंट कीजिए। The correct answer for this question is option B, that is granulation. Granulation is the process in which फ्री पाउडर, फ्री या फिर फाइन पाउडर जो होता है उसको अपन लेके थोड़े से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेन्यूल्स। अब ये किया क्यों जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन क्या होता है? तो ग्रेनुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें फ्री पाउडर, फाइन पाउडर जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? इनटू ग्रेन्यूल बाय मॉइस्चनिंग विद बाइंडर। बाइंडर अपन यूज करेंगे, बाइंडर के साथ जो फाइन पाउडर होता है उसको ग्रेन्यूल्स में अपन क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? तो फ्लो प्रॉपर्टी, कॉम्प्रेसिबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी जो होता है पाउडर ब्लेंड का, ये क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। और ये क्या होता है? तो इसेंशियल स्टेप होता है कि इसमें टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में वेट वेरिएशन कंट्रोल करने के लिए और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कंट्रोल करने के लिए ये क्या होता है? ये जो होता है ग्रेनुलेशन जो होता है ये इसेंशियल स्टेप होता है। एग्जाम टिप में देखिए ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन जो होता है तो ये फाइन पाउडर, फाइन पाउडर जो होता है तो उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करता है। उसकी वजह से बेटर फ्लो एंड कंप्रेशन होता है और आइडियल फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ग्रेनुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन सल्फोनामाइड ड्रग? ऑप्शन ए COOH, ऑप्शन बी SO2NH2, ऑप्शन सी OH, ऑप्शन डी दैट इज अमाइड। तो अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। वी विल वेट फॉर 3 सेकेंड। तो ऑप्शन डी NH2 तो नहीं होगा, OH भी नहीं होगा, COH भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? SO2NH2। अब यहाँ पे देखिए सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर दिया है, उसमें SO2NH2 दिया है। ये क्या है? एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग को अटैच है, दैट इज SO2NH2। और यही ग्रुप जो होता है ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सप्लेनेशन में आ जाइए, एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए तो सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड जो होता है एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। सल्फोनामाइड जो होता है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है SO2NH2 ये एरोमेटिक रिंग को अटैच होता है। और ये जो SO2NH2 होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एंटीबैक्टीरियल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया में। अब बेंजीन रिंग होता है और सल्फोनामाइड ग्रुप SO2NH2 अटैच होता है, सल्फोनामाइड ड्रग बनती है। एग्जाम टिप में क्विक फर्स्ट देखिए। सल्फर सल्फर ड्रग जो होते हैं तो उसमें SO2NH2 ग्रुप विच इज सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप, ये भी पता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? SO2NH2। इजी क्वेश्चन था लेकिन बेसिक थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ओके, वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। So which coenzyme is derived from niacin, that is vitamin B3? Option A FAD, option B NAD positive, option C CoA, option D CPP।
So if you know the correct answer, you can comment in comment box. We will wait for 3 seconds. The correct answer for this question is option B, NAD. And why this so? See, niacin, that is called as vitamin B3. Vitamin B3 जो होता है वो कन्वर्टेड टू NAD पॉजिटिव, दैट इज निकोटिनामाइड एनिलीन डाइन्यूक्लियोटाइड. अब नियासिन जो होता है तो प्रिकर्सर होता है किसका? NAD पॉजिटिव का. तो नियासिन से क्या होता है? NAD पॉजिटिव बनता है. और वो क्या होता है? प्रिकर्सर होता है. क्या है? नियासिन प्रिकर्सर होता है. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाएगा. तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, नियासिन को अपन निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, निकोटिनामाइड भी बोलते हैं. वाटर सोल्यूबल विटामिन B3, वाटर सोल्यूबल होता है विटामिन B3. ठीक है. तो NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव विच आर इंपॉर्टेंट कोएंजाइम. ये क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट कोएंजाइम होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में. तो ये NAD पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव, ये जो होते हैं तो कोएंजाइम्स होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो विटामिन B3 से NAD पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव भी बनता है. तो NAD पॉजिटिव किसके लिए इसेंशियल होता है? तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए NAD पॉजिटिव बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत इसेंशियल होता है. तो नियासिन दैट इज विटामिन B3 से NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव बनता है. तो इसका फर्स्ट यूज देखिए, नियासिन दैट इज विटामिन B3 प्रिकर्सर होता है किसका? NAD पॉजिटिव का. इन्वॉल्व इन डिहाइड्रोजिनेस रिएक्शन. डिहाइड्रोजिनेस रिएक्शन जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है और एनर्जी प्रोडक्शन में NAD पॉजिटिव इन्वॉल्व होता है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो करेक्ट आंसर इज NAD पॉजिटिव. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Which sterilization method is most suitable for heat-sensitive injectable solutions? Option A, dry heat. Option B, autoclaving. Option C, membrane filtration. Option D, increration. We will wait for 3 seconds. If you know the correct answer, you can comment it in comment box. The correct answer for this question is option C, that is membrane filtration. हीट सेंसिटिव ड्रग. हीट सेंसिटिव ड्रग में ड्राई हीट जो होता है इसमें हीट यूज किया जाता है. हीट सेंसिटिव यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते. ऑटोक्लेविंग में अपने को जो ऐसे ड्रग होने चाहिए जिसमें वाटर अवेलेबल होना चाहिए, वाटर होना चाहिए उसमें, उसमें यूज किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी हीट ही यूज करना पड़ेगा. इंक्रीनेशन नहीं कर सकते. मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन उनके लिए बहुत ईजी और इम्पोर्टेंट मेथड हो जाएंगे. बेस्ट मेथड होता है हीट सेंसिटिव इंजेक्टेबल सोल्यूशन के लिए. अब मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में जो मेम्ब्रेन होता है उसका साइज क्या होता है? 0.22 माइक्रोमीटर. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 0.22 माइक्रोमीटर का साइज होता है. इंजेक्टेबल सॉल्यूशन मेम्ब्रेन से पास किया जाएगा और यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा तो स्टेराइल फिल्ट्रेट बन जाएगा. अब इसमें से मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या हो जाएगा? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो क्या हो जाएंगे? रिमूव किया जाएगा यूजिंग विदाउट यूजिंग हीट. हीट यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टली मेम्ब्रेन से फिल्टर किया जाएगा. तो उसकी वजह से हीट सेंसिटिव इंजेक्टेबल ड्रग्स के लिए, इंजेक्टेबल सॉल्यूशन के लिए ये इंपॉर्टेंट मेथड होती है. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो स्टेरिलाइजेशन मेथड एंड इन एप्लीकेशन. ड्राई हीट जो होते हैं अपन किसके लिए यूज करते हैं? ग्लासवेयर हो गया, मेटल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके लिए यूज करते हैं. ऑटोक्लेविंग जो होता है तो हीट स्टेबल मटेरियल जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाएगा. मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो होता है तो हीट सेंसिटिव सॉल्यूशन जो होता है लाइक ये इंजेक्टेबल ड्रग्स हो जाएगा, वैक्सीन हो जाएंगे, इनके लिए यूज किया जाएगा. और इंक्रीनेशन जो होता है तो डिस्पोजेबल ऑफ कंटेमिनेटेड वेस्ट, इनके लिए इंक्रीनेशन क्या होता है? यूज किया जाएगा. तो एग्जाम टिप देखिए तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो होता है तो ये मेथड होता है, मेथड ऑफ चॉइस होता है किसके लिए? हीट लेबाइल इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, बिकॉज वो स्टेरिलाइजेशन जो होता है तो फिजिकली रिमूव किया जाता है, नॉट बाय यूजिंग हीट. तो अपना करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो विच प्लांट सोर्स ऑफ which plant is the source of cardiac glycosid? Option A, Digitalis purpurea. Option B, Senna. Option C, Raoulpia. Option D, Epidera. अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो यू कैन कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, Digitalis purpurea. यहाँ पे क्या दिया है? तो Digitalis purpurea उसको फॉक्सग्लो फैमिली से होता है और उसमें क्या होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड जैसे कि डिजॉक्सिन हो गया, डिजिटॉक्सिन हो गया, ये क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं. और ये किसके लिए? हार्ट फेलियर और कार्डियक डिसऑर्डर्स में क्या होते हैं? यूज होता है डिजिटालिस पर्पुरिया, जिसमें डीजीऑक्सिन और डिजिटॉक्सिन ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं.
इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं तो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं और इंक्रीज करके स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट इंक्रीज करने वाले ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं। और ये डिजिटलाइज प्रक्रिया जो होता है फॉक्सग्लो प्लांट से क्या होता है, मेनली ऑब्टेन होता है। अदर प्लांट्स और डिफरेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि देखिए डिजिटलाइज प्रक्रिया, इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है, सेना जो होता है उसमें एंथोक्विनोन्स होता है, राउल्फिया में अल्कोलॉइड्स होता है और एपिड्रा में अल्कोलॉइड्स होता है, एक्टिव एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, तो डिजिटलाइज प्रक्रिया जो होता है क्लासिक सोर्स ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज डिजिटलाइज प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो which document is legally required for dispensing for schedule H1 drugs? Option A, verbal order. Option B, prescription with record maintenance. Option C, no prescription. Option D, invoice only. We will wait for 3 seconds. You can comment your answer. First preference for you. The correct answer for this question is option B, that is prescription with record maintenance. शेड्यूल H1 तक, शेड्यूल H1 तक कौन से होते हैं, तो जो ऐसे होते हैं जो हायर पोटेंशियल जिसका मिसयूज होने का हो सकता है, तो उसके लिए रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन कंट्रोल या स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे ड्रग होते हैं जो आरएक्स उनके ऊपर क्या होता है, तो आरएक्स उनके ऊपर लेबल लेबल में आरएक्स सिंबल होता है। और लीगल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, तो मस्ट डिस्पेंस अगेंस्ट रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या फिर फिजिशियन जो भी होता है उसका प्रिस्क्रिप्शन, रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन होना है, फिर फिर ही हम उनको डिस्पेंस कर सकते हैं ड्रग, और उसका रिकॉर्ड भी नहीं का मेंटेन होना चाहिए। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल H1 जो होता है, तो शेड्यूल H1 हो जाता है हाइड्रोल फॉर्मिंग या फिर प्रोटीन ड्रग उसमें दिए हैं, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये उसको डिस्पेंस करना इलीगल है। और फार्मासिस्ट जो होता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ऑफ सेल्स डेट हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा और प्रिस्क्राइबर की डिटेल्स। उसके एग्जाम्पल जैसे कि अल्फाजोलाम, डायजेपाम, ट्रेमाडोल, ये सारे होते हैं। एग्जाम टिप देखिए, तो शेड्यूल H1 ड्रग जो होता है हाइयर पोटेंशियल फॉर मिसयूज होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटर्न और रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए शेड्यूल एम इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑप्शन बी जीएमपी रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ऑप्शन डी लेबलिंग। अगर इसका करेक्ट आंसर पता है कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स। लेट चेक हाउ मेनी ऑफ यू गेट करेक्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, जीएमपी रिक्वायरमेंट। शेड्यूल एम क्या होता है, तो डील्स करता है किसके साथ, जीएमपी रिक्वायरमेंट, जो फैक्ट्री प्रेमाइसेस क्या होनी चाहिए, इक्विपमेंट कैसे होने चाहिए, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, वो सब जो होता है तो जीएमपी के अंदर आता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे प्रोडक्ट, उसके लिए जीएमपी शेड्यूल एम को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, शेड्यूल एम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और क्वालिटी, सेफ्टी और कंसिस्टेंसी ऑफ ड्रग। अगर पूछा जाएगा शेड्यूल एम क्या, शेड्यूल एम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो होता है ये क्यों अप्लाई करना पड़ता है, तो क्वालिटी हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा, कंसिस्टेंसी हो जाएगा, ये मेंटेन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की, उसके लिए अपने को जीएमपी फॉलो करना पड़ेगा। प्रीमाइसेस हो जाएगा, इक्विपमेंट हो जाएगा, पर्सनल पर्सनल बोले तो जो होता है एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सब उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, शेड्यूल एम इन सब पे नजर रखता है, दैट इज शेड्यूल एम, दैट इज जीएमपी। तो शेड्यूल अनदर शेड्यूल जो ऑप्शन मिली है जैसे कि शेड्यूल वाई, शेड्यूल वाई जो होता है तो लेबलिंग के लिए होता है, और शेड्यूल वाई में क्लिनिकल ट्रायल्स भी आते हैं। शेड्यूल जी नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, नहीं है। शेड्यूल एम जो होता है जीएमपी के लिए होता है, शेड्यूल सी जो होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, शेड्यूल वाई जो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है, शेड्यूल जी जो होता है, तो शेड्यूल जी जो होता है वो लेबलिंग के लिए होता है। तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया। तो शेड्यूल वाई, ये देखिए शेड्यूल वाई जो होता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है, शेड्यूल जी होता है लेबलिंग के लिए होता है। शेड्यूल एम करेक्ट है, शेड्यूल सी भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हुआ, जीएमपी रिक्वायरमेंट, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, जीएमपी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच नेशनल प्रोग्राम, which national program in India focuses on tuberculosis control?
Option A NHM, that is National Health Mission. Option B RNTCP, that is NTEP. NPCDCF, NVDCP. If you know correct answer, you can comment it in comment box. Let's check how many of you get correct. The correct answer for this question is RNTCP, that is NETP. इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है तो इसका फुल फॉर्म है दैट इज रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये जो होता है ये किसके साथ डील करता है, तो ये डील करता है दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। इसका एम क्या है, टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम इंडिया। 1997 में स्टार्ट हुआ था। हु हु जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो डॉट्स डॉट्स की स्ट्रेटजी दी है, मतलब डॉट्स जो होता है वो ट्रीटमेंट के लिए कैसे किस तरीके से ट्रीटमेंट के लिए अपने को डोज देना पड़ेगा ड्रग्स के और कौन कौन से देना पड़ेगा, तो वो डॉट्स में आता है। तो ये ट्रीटमेंट होता है डॉट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, उसको फॉलो करता है। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, तो RNDCP NETP ये जो होता है ट्यूबरकुलोसिस पे कंट्रोल फोकस करता है। NHM जो होता है नेशनल हेल्थ मिशन, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए होता है। RNDCP NETP ये जो होता है तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी कंट्रोल करने के लिए होता है। NPCDCF ये जो होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए होता है, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, इसके लिए क्या होता है NPCDCF। NVBDCP ये जो होता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम होता है, मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा इनके लिए होता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, RNTCP दैट इज NETP। ये जो होता है ये फोकस करता है किस पे, ट्यूबरकुलोसिस। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग कॉन्सेंट्रेशन डबल इफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन डबल, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट क्या होगा। ऑप्शन ए रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी डबल्स, ऑप्शन सी बिकम जीरो, ऑप्शन डी डिक्रीजेस। इफ यू नो द करेक्ट आंसर यू कैन कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स, वी विल वेट फॉर 3 seconds. So the correct answer is option B, double. If concentration double, then first order elimination rate will also be double. So why this is so? Explanation. First order elimination is directly proportional to drug concentration. First order का जो elimination होता है वो जिसमें होता है वो elimination rate जो होता है वो drug concentration के directly proportional होता है। rate is equal to K into C. If concentration, अगर concentration double हो जाए, अगर concentration double होता है तो elimination का rate भी क्या हो जाएगा, double हो जाएगा। Rate of elimination is equal to K into C. K is equal to elimination rate constant, linear relationship between rate and concentration। तो यहाँ पे देखिए रेट एंड कंसंट्रेशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है अपने को। और इसका क्विक रिवीजन देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इफ कंसंट्रेशन डबल, अगर कंसंट्रेशन डबल करेंगे एलिमिनेशन रेट भी डबल हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर जो होता है तो फॉलो कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर फॉलोज कंसंट्रेशन, ये उसकी मेमोरी ध्यान में रखिए। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डबल। तो ऐसे ही मोर एंड मोर MCQ प्रैक्टिस के लिए और फार्मा एग्जाम सर्कल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हम आपको मिल जाएंगे, वहाँ भी आप उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसे ही MCQ सेशन और लेक्चर हो जाएगा तो कुछ लाते रहेंगे। चाहे आप DHS, DME या फार्मासिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर GPAT, नाइपर, साथ ही में अगर आप DI ड्रग इंस्पेक्टर जो आने वाला है UPSC का, और साथ ही में फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट जो होता है तो वो कौन, हर एक एग्जाम जो होती है जैसे कि वेरियस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एम्स का फार्मासिस्ट हो सकता है, रेलवे फार्मासिस्ट हो सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना चैनल फुल्ली फार्मा एग्जाम पे फोकस होता है। सो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा एग्जाम सर्कल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, पुट अ लाइक on this video. Thanks.